आप सभी को जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। मैं रोबिन भटाना आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ संविधान के कुछ क्वेश्चन। कल हमने प्रस्तावना का अंग अथवा क्या है, अंग है अथवा नहीं है, ये पढ़ा। कुछ वाद पढ़े, जैसे कि बेरुबारी वाद पढ़ा, गोलकनाथ वाद पढ़ा, केशवानंद भारती पढ़ा, मिनर्वा मील पढ़ा, SR बम्बई पढ़ा और LIC केस पढ़ा। अब अभी तक जितनी भी क्लास हो गई हैं स्रोत और हमारा उद्देशिका के ऊपर 2 क्लास हुई। अब उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं और स्टार्टिंग से लेकर अब तक के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसी 30 से 40 क्वेश्चन होंगे ये हमारे, आप देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे चमक भी रहा होगा। इस तरीके से ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज मैं। और संदीप टेक्निकल क्लासेस हमेशा प्रयास यही करेगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, आपका वो टाइम वेस्ट ना हो जो और जगह हो रहा है। जैसे कि अब सभी जगह एक दुकान सी चल गई है, कराते हैं 15 से 20 क्वेश्चन कराते हैं और 1-1 घंटा लगा देते हैं। ठीक है, हम वो काम नहीं करेंगे। आपके पास इम्पोर्टेंट कंटेंट पहुँचेगा, आप उसी ही 1 ही घंटे में एक ही वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख चुके होंगे। जब एक ही वीडियो को 3 से 4 बार देख चुके होंगे तो अपने आप ही दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, और कंटेंट जो है ना हमारा हमेशा सर्वोच्च रहेगा। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए, ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपकी ये क्लासेस हम लाइव तो नहीं कर पाते, पर हम रिकॉर्डेड करते हैं और रिकॉर्डेड करने का समय बहुत ही प्यारा समय होता है। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य करते हैं। इसमें उठने के पश्चात मुझे भी मज़ा आता है कि हाँ भाई, मैं कुछ अपने स्किल्स के ऊपर और प्लस में अपनी जो इच्छा है, जैसे कि टीचिंग करने की जो इच्छा है, उसके लिए सबसे पहला काम यही करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जल्दी से जल्दी फटाक से, और वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक, ये 2-3 काम तो ज़रूर करवाया करिए, जिससे कि कंटेंट बहुत अच्छे से अच्छा तुमको और भी इससे अच्छा मैं दे सकूं कुछ। क्योंकि जब एक जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, जब मुझे लगेगा कि हाँ यार कि नहीं, अब भीड़ आ गई है। भीड़ का मतलब कि अब पढ़ने वाला बच्चा आ गया। भीड़ तो देखो, भीड़ तो वो भी होते हैं जो नौचंदी मेले में या फिर इस तरीके से मिलती है। ठीक है, मेलों में मिलती है, वो वाली भीड़ नहीं। ठीक है, भीड़ वो होनी चाहिए, वो वाला रश होना चाहिए कि हाँ भाई भैया पढ़ाओ, आप, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप बस पढ़ाने वाले होने चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। ज़्यादा बातें हो गई तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए अब हमने 2 मिनट में सारी बातें भी कर ली। ठीक है, अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं फटाक से, खटाखट क्वेश्चन राहुल गांधी जी का बयान था ना, वो खटाखट क्वेश्चन, उसे करते हैं। देखो, संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। मैंने बताया भी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये सबसे पहले उद्देशिका को पेश किया था कि भी उद्देशिका भी होनी चाहिए हमारे संविधान के अंदर। प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पेश किया गया? प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा कंटेंट, तो बताओ। ठीक है, हाँ तो देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। प्रस्तावना को संविधान सभा का कब पेश किया गया? संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था प्रस्तावना को संविधान सभा में। ठीक है, आई बात समझ में? भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो, जो उद्देशिका का जो विचार था, ये जो लिया गया था, ये लिया गया USA से लिया गया, जिसको अमेरिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया? USA से लिया गया था। भारत में उद्देशिका का जो विचार था। प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पारित किया गया या फिर कब पेश किया गया? कब पारित या कब पेश किया गया प्रस्तावना को संविधान के अंतर्गत? ठीक है, 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान में पेश किया गया था। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो भाई, उद्देशिका की जो भाषा है वो कौन से जो उद्देशिका की जो भाषा है कौन से देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही इसकी भाषा ली गई और उसकी ही विचार शैली भी ली गई थी। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और
42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, निरपेक्षता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। एक ही संविधान संशोधन हुआ है अभी तक उद्देशिका में, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। हम भारत के लोग, भारत शब्द का प्रयोग, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग, जो हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ लिया गया? देखो, सबसे पहली ही लाइन ये होती है, हम भारत के लोग, भारत को सब पर भूत संपन्न, इस तरीके से बना दें तो हम भारत के लोग किसमें हैं? तो भैया ये है हमारा भारत की वो संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? देखो, उद्देशिका में, जो भारतीय संविधान में उद्देशिका में जो संशोधन किया गया, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, तो अभी जो बताया था वो किस में किया गया? भारतीय संविधान की किस में किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। मात्र एक ही बार क्या हुआ? ये हमारा संशोधन हुआ। किस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? सॉरी, मैंने बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो किसने संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को? ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। जो लास्ट वाला पेज है ना, किसने क्या कहा, जो वाद थे उसके बारे में बताया था मैंने। पिछली क्लास जाके देखिए, जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है, इसको करने से पहले पिछली वाली क्लास जरूर देखना, फिर उसके बाद आके इसे करना, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे अपने आप ही ऑटोमेटिक। ठीक है। किसने? ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। इसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा? N.A. पालखीवाला ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। N.A. पालखीवाला ने ये कहा था। ठीक है, दिख भी रहे होंगे तुम्हें पालखीवाला। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए, संविधान की आत्मा कौन सा कहलाता है? बताइए। उद्देशिका भी और प्रस्तावना दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों क्या कहलाते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहलाते हैं। किसने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा था? संविधान का जन्म कुंडली जो कहा था के.एम. मुंशी ने कहा था। मुंशी जी ये थे, के.एम. मुंशी जी ने कहा था। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था? के.एम. मुंशी जी ने कहा था। भारत में संविधान की प्रस्तावना की किन शब्दों से शुरू होता है? हम भारत के लोग से शुरू होता है। किन से शुरू होता है? हम भारत के लोग। देखिए, हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं इसको, थोड़ा सा और हो जाए इधर, ये रहा, इतना तो हो ही सकता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठिता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारा उद्देशिका की। तो सबसे पहला शब्द क्या था? हम भारत के लोग। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। भारत की संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। उद्देशिका प्रस्ताव का है नहीं, यानी कि प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। किसका संस्करण है? उद्देशिका प्रस्ताव का। संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर था वो। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? हम भारत के लोग का देखो अर्थ क्या है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारत का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? बता दीजिए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव
कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अच्छा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बताओ जल्दी, आंसर बताओ इसका जल्दी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। आई बात समझे? 1976 में जो हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्ति करता है। न्याय शब्द क्या अभिव्यक्तित करता है? सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। क्या क्या अभिव्यक्त करता है? सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को अभिव्यक्त करता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना जो आरंभ होती है, हम भारत के लोग शब्द से आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किस में आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्द में आरंभ होती है। आई बात समझ में? उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? हम भारत के लोग का अर्थ है संप्रभु शक्ति। क्या है? संप्रभु शक्ति से आश्रित है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? संप्रभु शक्ति से वर्णित है। ठीक है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। ये किसने कहा था? यह कथन, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता के नाम से माना जाता है। हम देखो, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। ये किसके लिए मानता है? सार्वभौमिकता जो शब्द है, इसमें सभी चीज़ आता है कि सभी व्यक्ति, सार्वभौमिक यानी कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समांतर रूप से मानव हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी कि राज्य में क्या नहीं है? भारत में धर्मनिरपेक्ष यानी कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी भारत का तो कोई धर्म है ही नहीं। ठीक है, ये शब्द माना गया है। ठीक। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सभी धर्म का अनुपालन और अनुसरण करने की अनुमति प्रदान की गई है। हर आदमी अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, हर आदमी अपने धर्म को आगे बढ़ा भी सकता है। ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? देखो, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कितने प्रकार की न्याय है? 3 प्रकार का। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता की व्यवस्था की गई है? 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमेशा बताई गई है। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? देखो, भारत का संविधान है की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। ये पहले 6 हुआ करती थी, पर अब 5 है। विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की। किस किस की? विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की। तो ये क्या है? ये सारी की सारी क्या है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता बताई गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के भारत की व्यवस्था की गई है? यानी कि जो उद्देशिका में कितने प्रकार के भारत की व्यवस्था की गई है? भाई 3 प्रकार से भारत की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 3 प्रकार से की गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की लोगों की व्यवस्था की गई है? 1 प्रकार के लोगों की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में कितने प्रकार के लोगों की व्यवस्था की गई है? 1 प्रकार के। यानी कि एक ही चीज़ों को तो मानने वालों की गई है, तो 1 प्रकार के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? बंधुत्वता की भावना। यानी कि एकता और अखंडता का जो विचार होगा वो कहाँ से आता है? ठीक है। तो एकता और अखंडता का जो विचार है वो कहाँ से आएगा? बंधुता की भावना। यानी कि सब मिलजुल कर रहें और सब एक दूसरे के प्रति स्नेह रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। तो यही क्या कहलाएगा? बंधुता की भावना कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। किस वाद के फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय
ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारीवाद में उद्देशिका को अपने संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। वो कौन सा वाद था? बेरुवारीवाद था, जो 1960 में आया था। ठीक है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अब उद्देशिका संविधान का भाग है एसआई बम्बई केस में बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एसआई बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो बम्बई वाला जो केस था, बम्बई वाला केस था, तो इसके बारे में बताया है। मैं बता रहा हूँ ना, इस क्लास से पहले वाली जो क्लास है मैंने उसमें सारे वाद पढ़ाए हैं कि कौन सा वाद संविधान के खिलाफ बोला, कौन सा उसके फेवर में बोला। ठीक है, तो करना उस वाली क्लास को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना, भारतीय संविधान की क्या मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? यह केशवानंद भारतीवाद 1973 में, केशवानंद भारतीवाद 1976 में ये किया गया। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया? संविधान निर्माता ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया कि प्रस्तावना एक संविधान का वो छोटा हिस्सा है जिसको पढ़कर सीधा सीधा समझा जा सकता है कि संविधान में एक्चुअली है क्या। ठीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कौन है? बताओ। प्रजातंत्र है, यानी कि प्रजा के लिए तंत्र, प्रजातंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता सत्ता किस में है? सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में निहित है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में निहित है। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में। भारतीय संविधान के उद्देशिका लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? संविधान की प्रस्तावना से है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्य, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? भारत की संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान का उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? ये नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई उद्देश्य प्रस्ताव का एक प्रवर्तित रूप है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है? संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है। संविधान का तात्पर्य है कि सार्वभौमिक सत्ता के हाथ में होती है। सार्वभौमिक सत्ता लोगों के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? सार्वभौमिक सत्ता लोगों के हाथ में। ठीक है। क्वेश्चन देख लेना, सारे इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से अच्छे एग्जाम में आने के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो लो कैटेगरी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी, यानी कि कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, इनमें भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से करना। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान की प्रस्तावना करती है। भारत के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? आर्थिक न्याय उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित किया गया। किसमें? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है? धर्म के प्रति तटस्थ रहना। एक पंथ निरपेक्ष है, धर्म के प्रति तटस्थ जो रहेगा वही धर्म निरपेक्ष है। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? देखो, जो न्याय की बात करेंगे वो रूस से किए गए हैं। ठीक है। न्याय किसे मिलेगा? देखो, न्याय की जरूरत किसे होगी हमेशा? भाई रूस से का कौन, जिसे न्याय नहीं मिलेगा, है ना। तो न्याय की बात अगर कभी की जाएगी तो रूस से की जाएगी। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भैया सीधी सी बात है, भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनको हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तीसरी चौथी बारी वाला क्वेश्चन आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको ये याद भी हो गया होगा। इसका सन और बता दीजिए, 42वें संविधान संशोधन का, जल्दी बताइए भाई। 1976 इसका सही आंसर है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? भारत की संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है। संविधान के अधिकार में के स्रोत कौन है? भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? हम भारत के लोग भारत के स्रोत हैं। स्रोत यानी कि सुनने वाले। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया, जिसमें भारत किसी प्रकार की सत्ता से पूर्णतया स्वतंत्र है। सत्ता से क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र है। उपयुक्त दोनों यानी कि आंतरिक सत्ता और बाह्य सत्ता। प्रस्तावना में जो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की सत्ता में क्या है? स्वतंत्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार केवल उत्पादन का वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वर्ण गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना, यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है? यह भाई समाजवादी शब्द को क्या करता है? वर्णित करता है। प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? भैया गणतंत्र है ये। मतदान का जो अर्थात मतदान का जो अधिकार प्रदान कर रहा है वो क्या है? गणतंत्र शब्द है। इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधि प्रभाव नहीं है? उद्देशिका प्रभाव है भाई ये। इनमें से कौन सा भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधि प्रभाव नहीं है? उद्देशिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? उपयुक्त सभी यानी कि प्रभुत्व संपन्न में भी घोषित किया गया। किसमें? प्रभुत्व संपन्न में भी घोषित किया गया, समाजवादी में भी, धर्मनिरपेक्ष में भी। ठीक है, और प्रजातंत्री गणराज्य में तो है ही है, तो ये सभी में किया गया। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को क्या है? लागू नहीं किया जा सकता, ऑटोमेटिक ही रहता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द में सेक्युलर का क्या अर्थ है? सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म व एवं उपासना की स्वतंत्रता करना। सेकुलर का मतलब है सभी को अपने जो धर्म है उसकी उपासना करने का, उसके रीति रिवाज के हिसाब से कार्य करने का, उसको वो पूरा प्रावधान है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? देखो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से संबंधित है ये। और